नमस्कार भाई लोगों, आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी ट्वेल्थ क्लास का पहला टॉपिक। नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, ठीक है, पढ़ने में मजा आएगा। और अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कर लेते हैं तो 11th क्लास में अगर आपका वेक्टर हिला हुआ होगा तो आपका वेक्टर क्लियर हो जाएगा, और अगर आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम थोड़ी भी हिली हुई होगी तो वो भी क्लियर कर लेंगे। हम दोनों साथ में मिलके हम सब क्लियर कर लेंगे, क्योंकि इसमें हम इनिशियली कुछ लेक्चर्स में वर्क एनर्जी पावर का और वेक्टर का बहुत अच्छा यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। इसके जब हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे तो हम बहुत अच्छे से इन सवालों को करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो भाई लोगों शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इनिशियली तो है तुम लोग मेरे साथ में नोट्स लिखना, जो मैं बोर्ड में लिखवाऊंगा यहां से लेके यहां तक। मैं पहले आपको नोट्स लिखवाऊंगा तो आप वो लिख लेना, उसके बाद दोनों साथ में समझेंगे हम दोनों, ठीक है ना। आप और मैं साथ में समझेंगे कि क्या लिखा हुआ है बोर्ड में, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। ये तो आप लोगों ने कई बार सुन लिया होगा, ट्वेल्थ की किताब जब खोलते हैं तो पहला यही दिखता है। बीच में एक रो की लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। तो आप मेरे साथ नोट्स लिखते रहिए, ठीक है, फिर दोनों लोग मिलके साथ में समझ लेंगे कि क्या लिखा हुआ है बोर्ड में, ठीक है ना। फिनोमिना कंसर्न विथ चार्जेस आर divided into टू पार्ट्स। और ये दो पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और एक है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है। एक को कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है। अब उसके बाद चार्ज क्या होता है, चार्ज के बारे में लिख लो। बेसिकली एक क्वेश्चन डाल लो यहां पे स्टार बना के, व्हाट इज चार्ज। ठीक है, इसका आंसर लिख लेना। आंसर क्या होगा? चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल मैटर। चार्ज इज ए property of physical matter due to which all types of electric and magnetic phenomena are occurred, ठीक है। यहां तक लिख लो। उसके बाद यहां एक छोटा सा डायग्राम बना लो, ठीक है। ये कोई बॉडी है, इसके ऊपर लिख लो बॉडी, ठीक है। इस बॉडी से जब हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, ठीक है, इस बॉडी से जब हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं तो ये बॉडी हो जाती है पॉजिटिवली चार्ज, और अगर इस बॉडी में ही हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं तो बॉडी हो जाती है नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। और उसके बाद यहां पे एक अब लिखो हेडिंग, चार्जिंग ऑफ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक बॉडीज, ठीक है। लिख लो, ये हेडिंग है। तो इसमें बस ज्यादा कुछ नहीं है। ये यहां हमने एक बॉडी ली, ठीक है, ये एक मेटेलिक बॉडी है, ठीक है। यहां हम इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं,
यहां से हम इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इनिशियली ये इलेक्ट्रॉन्स यहीं पे सारे आ जाएंगे, मतलब बॉडी के इस तरफ आ जाएंगे। इनिशियली तो सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉडी के इस तरफ आ जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस मेटालिक बॉडी के आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसे ये डायग्राम बना लेना आप लोग। ठीक है, ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज जो भी बॉडी में है वो ऐसे बाहर के साइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आउटर सरफेस पे। ठीक है, उसके बाद एक और है, अगर यहीं पे मैं एक ले लूं, एक इंसुलेटर या एक नॉन मेटालिक बॉडी, NMB लिखा है, नॉन मेटालिक बॉडी ले लूं। ठीक है, और अगर मैं इससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालता हूं, ठीक है, या मान लो इसे भी मैं इलेक्ट्रॉन देता हूं, ठीक है, इसे भी मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं। ठीक है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स तो इनिशियली तो यहीं आ जाएंगे, क्योंकि हम इस तरफ इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो सारा जो चार्ज है, सारा जो भी चार्ज इसमें रिसाइड होगा वो इस तरफ ही होगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बाद में देखें तो ये चार्ज यहीं पे रहेगा, ये चार्ज बॉडी के आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो आप पहले यहां तक नोट कर लो, उसके बाद यहां पे एक छोटा सा नोट डाल के लिख लेना, नोट डाल लेना। In this chapter, charged body means that it has excess or deficient इलेक्ट्रॉन्स। तो आशा करता हूं आप लोगों ने यहां से लेके यहां तक जो मैंने नोट करवाया है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है ना, अब हम यहां से समझना शुरू करते हैं। ठीक है ना, दोनों साथ में मिलकर समझेंगे, आप और हम साथ में मिलकर समझेंगे, मजा आएगा। ठीक है, फिनोमिना कंसर्न्ड विद चार्जेस आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, अगर कोई चार्ज कहीं किसी स्पेस में प्रेजेंट है, ठीक है, या वो वैक्यूम में प्रेजेंट है, तो उससे कंसर्न्ड, उससे रिलेटेड, उसके कारण कुछ फिनोमिना होते हैं। ठीक है ना, उन फिनोमिना को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक है अपना इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, क्या बोला मैंने, अगर कहीं किसी वैक्यूम में कोई चार्ज प्रेजेंट है, या वैक्यूम में ना करके कहीं सराउंडिंग में भी अगर कहीं पे चार्ज प्रेजेंट है, तो उसके कारण वो कुछ फिनोमिना अकर करता है। ठीक है, उन फिनोमिनास को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स का मतलब तो आपको पता ही होगा क्या होता है, अगर कोई चीज रेस्ट पे होती है उसे स्टैटिक कहते हैं, डायनामिक अगर कोई चीज मोशन में है तो हम उसे डायनामिक कहते हैं। अब यहाँ इलेक्ट्रो से क्या मतलब है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रो से मतलब है इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर हम इन जनरल बात कर लें फिर, तो हम इलेक्ट्रॉन को एक चार्ज कंसिडर कर सकते हैं, तो हम बेसिकली इलेक्ट्रो से हमारा यहां मतलब हो जाता है चार्ज का। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब जब चार्ज रेस्ट पे होते हैं, ठीक है, जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं तो उसके कारण कुछ फिनोमिना अकर करते हैं, उन फिनोमिना को हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ब्रांच में। ठीक है, अब चार्ज जब मोशन करता है तो उसके कारण कुछ और फिनोमिना, कुछ और डिफरेंट टाइप के फिनोमिना अकर करते हैं, उन फिनोमिना को हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। ठीक है, अब चार्ज क्या है, चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल मैटर, समझ पा रहे हो, चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल मैटर ड्यू टू विच ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना आर अकर्ड। ठीक है, चार्ज किसी भी चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसी भी फिजिकल मैटर की, जिसके कारण इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं। अभी आप आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, 3-4 लेक्चर बाद आप आगे पढ़ेंगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड करके एक कंसेप्ट होता है। तो अगर हम चार्ज को रेस्ट पे रख देते हैं स्पेस में, ठीक है, तो वो अपने सराउंडिंग एक फील्ड क्रिएट कर लेता है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, इसे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। और जब हमारा चार्ज मोशन में आ जाता है, ठीक है, चार्ज जब मोशन में आ जाता है
तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये हम 4th चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है साहब, तो यहां तक हो गया। अच्छा, अब एक चीज और है, अगर हम किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और अगर हम किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, और ये आपको ये बात पता होनी चाहिए बेसिकली कि ये जो ये नेगेटिव माने बुरा, पॉजिटिव माने अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता। या नेगेटिव माने नेगेटिव चार्ज खराब है, पॉजिटिव माने अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये साइंटिस्ट ने, जो बहुत पहले साइंटिस्ट जिन्होंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी करी होगी, उन्होंने कन्वेंशन हमें बना के दे दिया कि साहब इसको आप जो पार्टिकल्स एटम होता है, एटम में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अराउंड जो पार्टिकल्स रिवॉल्व करते हैं उनको इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे ई माइनस से। ठीक है, तो हम तब से कन्वेंशन लेके चल रहे हैं ई माइनस माइनस, या हम इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, क्योंकि साइंटिस्ट ने हमें रास्ता दिखा दिया, उंगली कर दी, ये रास्ता है, यहां से जाओ, और हम वहीं से जा रहे हैं। हम वही सेम कन्वेंशन आज तक फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव। अगर मान लो जिस साइंटिस्ट ने ये डिस्कवरी करी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, मान लो अगर उसने ये बोल दिया होता कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन आपका नेगेटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन आपका पॉजिटिवली चार्ज है, तो हम फिर वही मान के चलते फिर हमेशा। ठीक है ना, तो ये जस्ट एक कन्वेंशन है। ठीक है, और आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, ठीक है, कि अगर किसी बॉडी को चार्ज करते हैं हम, तो उससे हम इलेक्ट्रॉन्स को ही क्यों निकालते हैं? प्रोटॉन्स नहीं निकाल सकते? प्रोटॉन्स भी तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, नहीं निकाल सकते क्या? नहीं निकाल सकते हम प्रोटॉन्स को। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्यों नहीं निकाल सकते? तो ये आप 13 चैप्टर है 12th क्लास में आपका न्यूक्लियाई करके, वहां पे आप इसे बहुत डीप में जाके थोड़ा पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं आपको एक जनरल बात बता देता हूँ। आपने 9th क्लास में बोर मॉडल ऑफ एन एटम पढ़ा होगा जरूर। ठीक है, क्या कहता है बोर मॉडल ऑफ एन एटम? बीच में एक न्यूक्लियस होता है, सराउंड कर रहे होते हैं उसको कुछ, उस न्यूक्लियस को सराउंड कर रहे होते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन्स को बाहर निकालने के लिए, ठीक है, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी भाई लोगों। और इलेक्ट्रॉन्स तो जस्ट न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत आसान होगा। इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत आसान होगा, मतलब कम एनर्जी देनी पड़ेगी और हमारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, जनरली प्रोटॉन्स को निकालने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, और ये फिजिकल कंडीशंस में, मतलब नॉर्मल कंडीशंस में ये पॉसिबल नहीं है कि हम प्रोटॉन्स को निकालें और फिर किसी बॉडी को चार्ज करें। ठीक है ना, ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है। पर इलेक्ट्रॉन्स निकाल के बॉडी को चार्ज करना पॉसिबल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं ना, वो तो बस ऑर्बिट में घूम रहे हैं। ठीक है, आवारा हैं, उन्हें निकालना काफी आसान होता है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि अगर किसी बॉडी को हम चार्ज कर रहे हैं तो हम या तो उसको इलेक्ट्रॉन दे के चार्ज कर सकते हैं, या हम उससे इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के उसे चार्ज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स देंगे, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी बॉडी, इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी बॉडी आपकी। ठीक है, तो यहां तक ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, चार्जिंग ऑफ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक बॉडीज। ठीक है ना, अच्छा पहले इसका हम बेसिक समझ लेते हैं, यहाँ बेसिक कंसेप्ट क्या यूज होने वाला है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये तो 7th 8th 9th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि कंडक्टर जो है अपने अंदर अलाउ करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करें। कंडक्टर्स जो है वो अलाउ करते हैं कि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करें। ठीक है, पर इंसुलेटर्स के केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, इंसुलेटर्स के केस में ऐसा नहीं होता, वो अलाउ नहीं करते कि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करें। ठीक है ना, ये इसका बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको याद रखना है। अगर ये याद रखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेसिकली, ये हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इस मेटालिक बॉडी को। तो पहले तो इलेक्ट्रॉन इनिशियली जब हमने इस बॉडी को इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो वो इलेक्ट्रॉन्स तो पहले यहाँ आएंगे, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ से दे रहे हैं। ठीक है, इस तरफ से हम इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, तो इनिशियली तो वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे। अब क्योंकि एक कंडक्टर या एक मेटालिक बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है, इसके कारण इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में या इन नेगेटिव चार्जेस के बीच में रिपल्शन होता है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा ना कि लाइक चार्जेस रिपेल। ठीक है, नेगेटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव चार्ज भी रिपेल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्जेस हैं। ठीक है, और ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो क्या ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे? हाँ बिल्कुल रिपेल करेंगे। तो क्या
इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे से काफी ज्यादा दूरी बना लेनी चाहिए, जितना मैक्सिमम पॉसिबल दूरी है इलेक्ट्रॉन्स को उतनी दूरी बना लेनी चाहिए क्या? हाँ, बिल्कुल बना लेनी चाहिए। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर ऐसे फैल जाएंगे, ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो है मैक्सिमम दूरी हो जाएगी और मिनिमम रिपल्शन होगा। अगर दूरी मैक्सिमम होगी तो रिपल्शन मिनिमम होगा, ठीक है। अगर दूरी मिनिमम होगी तो रिपल्शन मैक्सिमम होगा। ये आपने देख ही लिया, ठीक है। यहाँ पे दूरी काफी कम थी, ठीक है, इसलिए यहाँ रिपल्शन मैक्सिमम था। और रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज जो है हमें ऐसे, ये रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ये सारे इलेक्ट्रॉन्स या ये नेगेटिव चार्ज बॉडी सरफेस के बाहर जाके फैल गया, ठीक है। और फिर उसके बाद ये हो गया, ठीक है, ये चीज हमने समझ ली। अच्छा, अब हम नॉन मेटेलिक बॉडी के केस में देखते हैं, ठीक है। हमने इस साइड से इलेक्ट्रॉन दिया इसको, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे इनिशियली, ठीक है। अब बाद में हम देखते तो इलेक्ट्रॉन्स ही यहीं रहेंगे, भले इनमें कितना भी रिपल्शन हो, ठीक है। तो भाई लोगों, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है आपके वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते ना। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स है आपके वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते इधर उधर, इनको कोई आजादी नहीं है। इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्जेस या चार्जेस फ्रीली मूव नहीं कर सकते। इसलिए जिस तरफ से हमने नॉन मेटालिक बॉडी या एक इंसुलेटर को हमने चार्ज दिया, ठीक है, वो चार्जेस जो हैं उसी तरफ रहेंगे, ठीक है। देख पा रहे हो, ये चार्जेस आके डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, जैसा कि मेटालिक बॉडी के केस में हो गया था, ठीक है। नॉन मेटालिक बॉडी के केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की या चार्जेस की फ्री मूवमेंट अलाउ नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो यहां तक हम समझ चुके हैं। अब इस नोट को देख लेते हैं। इन दिस चैप्टर चार्ज्ड बॉडी मींस दैट इट हैज एक्सेस और डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में हम जब भी किसी चार्ज बॉडी की बात करेंगे तो उसका क्या मतलब होगा? या तो उसके पास, उस पर्टिकुलर बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं या उस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन्स कम हैं, ठीक है। यही इस पूरे चैप्टर में एक चार्ज्ड बॉडी का मतलब होगा, ठीक है ना। तो चलो, नोट कर लिया होगा आपने। अब मैं रफ करता हूं इसे, ठीक है ना, पूरा रफ कर देता हूं। नोट नहीं कराओ तो वीडियो पॉज करके कर लेना नोट अच्छे से, साथ में लिखेंगे और मेरे साथ लिखते रहना और फिर साथ में समझ लेंगे मिलके दोनों। ठीक है, एक और लाइन खींच लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख लो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद अब लिखना एक और टॉपिक जिसका नाम है फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली क्या है, एक रॉड बना लो, जिसको रॉड क्या, ये ग्लास रॉड है, ठीक है, दिस इज ए ग्लास रॉड, ठीक है। और ये एक सिल्क क्लॉथ बना लो, इसको हम रब करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। लिख लो यहाँ रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है। ये क्या है आपका, ये है एक सिल्क क्लॉथ, ठीक है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि क्या हो जाता है। जो आपका ये रॉड है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है, ये रॉड आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। और जो आपका सिल्क क्लॉथ है, आपका जो सिल्क क्लॉथ है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। सिल्क क्लॉथ आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो ये हो गया। अब यहीं पे एक नोट डाल दो, यहीं पे एक नोट डाल दो, ठीक है। एटम्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स
atoms of different materials hold their orbiting electrons with different strengths. Hold their orbiting electrons with different strength. इस नोट को समझना है। अगर आप ये फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी समझना चाहते हैं तो ये नोट समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज और लिख लो, सिल्क क्लॉथ हैज सिल्क क्लॉथ हैव मोर affinity फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये भी लिख लेना। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे लिखते हैं, ठीक है। अब हम लिखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। हालांकि इलेक्ट्रॉन होता तो नेगेटिवली चार्ज है, लेकिन हम यहाँ चार्ज के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने सिर्फ वैल्यू लिखी है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है। तो ये होती है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू, ठीक है। अब और लिखो यहाँ पे साथ में, 10 एनी चार्ज ऑन ए बॉडी, चार्ज ऑन ए बॉडी in nature can be expressed as, in nature can be expressed as, can be expressed as an integral multiple of E, ठीक है। और E को हम क्या कहते हैं, बेसिकली E एक एलिमेंट्री चार्ज है, एलिमेंट्री चार्ज, दैट इज Q बराबर कैपिटल N इंटू E। अभी ये कैपिटल N क्या है ये मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद एक चीज और लिख लो, ठीक है, एक और पॉइंट बना के लिख लो, स्टार बना के ऐसे, ठीक है। क्या है वो पॉइंट, द चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट, the charge on any object, the charge on any object can be increased or decreased, can be increased or decreased in steps of E only, ठीक है। यहां तक नोट कर लिया। अब इसके बाद एक पॉइंट और लिख लो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, स्टार बना के लिख लेना। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम if two charged bodies are present, then charge can be transferred from one
body to another, but it cannot be destroyed। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, यहां से लेके यहां तक आपने अपनी कॉपी में नोट्स वगैरह बना लिए होंगे। ठीक है, अब चलो अब हम इसे समझना शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्या है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी से मेरा क्या मतलब है कि जैसे अगर कोई बॉडी है, ठीक है, अगर कोई बॉडी है उसको मैं अगर चार्ज, पहले मैंने उस बॉडी को इनिशियली एक चार्ज दिया प्लस Q1, ठीक है, अब मैं बाद में उस बॉडी को चार्ज देता जा रहा हूं प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, ठीक है, देता जा रहा हूं, मतलब पॉजिटिव चार्ज में देता जा रहा हूं उस बॉडी को। ठीक है, तो जो चार्ज उस बॉडी पे इनिशियली था दैट इज Q1, इस इनिशियल चार्ज में जो बाद के चार्ज हम दे रहे हैं वो ऐड होते चले जाएंगे। ठीक है, डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने बाद में इस बॉडी को कितना चार्ज दिया, Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 ऐसे दिया था ना चार्ज। तो अब जो बॉडी का नेट चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, Q नेट बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, ये अब बॉडी का नेट चार्ज हो जाएगा। तो इससे मेरा कहने का क्या मतलब है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम किसी बॉडी को चार्ज दिए जा रहे हैं तो वो सारे चार्जेस जो है ना वो डायरेक्टली उनका सम हो जाएगा या उनका एल्जेब्रिक सम हो जाएगा। ठीक है ना, उनको हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा यही होता है हमारा कहने का मतलब, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है कि हम उसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक होता है फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। देखो फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी में मैंने पहले क्या लिखा है, एटम्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स होल्ड देयर ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स विथ डिफरेंट स्ट्रेंथ। ठीक है, मान लो ये एक एटम ए है, ये एक एटम बी है। ठीक है, इस एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस ए, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस बी। ठीक है, अब न्यूक्लियस ए के सराउंडिंग बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे, न्यूक्लियस बी के अराउंड भी काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एटम ए एक अलग मटेरियल का एटम है, एटम बी एक अलग मटेरियल का एटम है। ठीक है, तो ये बात तो हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस ए के अंदर भी कुछ प्रोटॉन्स होंगे, न्यूक्लियस बी के अंदर भी कुछ प्रोटॉन्स होंगे। तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज। तो क्या इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा? हाँ जरूर होगा। इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा? हाँ जरूर होगा। लेकिन क्या इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है क्या वो सेम होगा? मैं बोलूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एटम ए और एटम बी अलग अलग मटेरियल के अलग अलग एटम्स हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की टेंडेंसी है, ठीक है, वो अलग होगी। इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की टेंडेंसी से मेरा क्या मतलब है कि जो न्यूक्लियस ए है और जो न्यूक्लियस बी है वो अपने ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स को, ऑर्बिटिंग मतलब जो गोल गोल घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उनको जो होल्ड करेगा न्यूक्लियस ए और जो न्यूक्लियस बी अपने ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करेगा, उसकी जो टेंडेंसी होगी वो अलग होगी। मतलब ये जो दम लगाएगा अपने न्यूक्लियस को पकड़ के रखने के लिए वो अलग होगा, ठीक है, और ये न्यूक्लियस जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ने के लिए जो दम लगाएगा वो अलग होगा। ठीक है, यही बेसिक कंसेप्ट यहां यूज हो रहा है और यही चीज मैंने आपको नोट में लिखवाई है। एटम्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स होल्ड देयर ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स विथ डिफरेंट स्ट्रेंथ्स। ठीक है, तो यहां पे यही कंसेप्ट यूज हो रहा है। जब अलग अलग मटेरियल्स के अलग एटम्स, ठीक है, अपने अपने ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स को अलग प्रकार से होल्ड करते हैं, यही चीज मैंने आपको अभी समझाई थी और यही चीज मैंने यहां लिखी है। ठीक है, तो जब हम उनको घिसते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, तो उसके कारण उन दो मटेरियल्स में से जिस भी मटेरियल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, अच्छा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या मतलब है, जो मटेरियल इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पसंद करेगा वो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स को कम अच्छे से होल्ड करेगा या जिसको इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा रखना पसंद नहीं है वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर देगा। यहां हम ये नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रॉन्स रखना पसंद नहीं है, यहां हम ये बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो कम अच्छे से होल्ड कर पाएगा अपने ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है,
ये बोल सकते हैं। तो वो मटेरियल अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर देगा इस दूसरे मटेरियल में, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ यही हो रहा है, ये ग्लास रॉड है, ठीक है, और ये एक सिल्क क्लॉथ है, ठीक है। एक तो सिल्क क्लॉथ की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, ठीक है, और ऊपर से जो ग्लास रॉड के जो एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियस है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को कम अच्छे से होल्ड कर पा रहा है, ठीक है। इसलिए जब हम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रब करा, ठीक है, तो ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके सिल्क क्लॉथ में आ गए, ठीक है, सिल्क क्लॉथ में आ गए इलेक्ट्रॉन्स। इसके कारण सिल्क क्लॉथ जो है आपका नेगेटिवली चार्ज हो गया है और रॉड जो है आपका पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, क्योंकि रॉड ने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। ये चीज मैंने यहां भी लिखी है, सिल्क क्लॉथ हैव मोर एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो भाई लोगों हम यहाँ पे थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो हमें बेसिकली ये बात तो पता है, हमने 9th क्लास में सीखा है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम्ब, ठीक है। प्रोटॉन पे भी यही चार्ज होता है पर साइन दोनों के अपोजिट होते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की बात करी, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज के मैग्नीट्यूड की बात करी, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ली है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, दस एनी चार्ज ऑन ए बॉडी इन नेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई दैट इज एलिमेंट्री चार्ज Q बराबर एनी, ठीक है। अगर कोई बॉडी है, ठीक है, और अगर मैं उसको चार्ज करना चाहता हूं उस पर्टिकुलर बॉडी को इलेक्ट्रॉन्स दे देके, ठीक है, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं उस बॉडी को पहले 2/3 E चार्ज दे रहा हूं फिर 1/3 E चार्ज दे रहा हूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ चार्ज है या स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज है जो मैं किसी बॉडी को दे सकता हूं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को मैं फ्रैक्शन में नहीं तोड़ सकता। बेसिकली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का यही मतलब है, ठीक है। क्वांटाइज्ड क्वांटिटी का मतलब ही ये होता है कि एक क्वांटिटी होती है वो बहुत छोटी होती है और वो डिस्क्रीट बटी हुई होती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी बॉडी को चार्ज देना चाहता हूं, ठीक है, तो मैं उसे चार्ज इस फॉर्म में दूंगा, ई दे रहा हूं और ई दे रहा हूं और ई दे रहा हूं, ई ऐसे दे सकता हूं मैं चार्ज। अब ऐसे मैं नहीं कर सकता कि मैं किसी बॉडी को अगर नेगेटिवली चार्ज करना चाहता हूं तो मैं ऐसे चार्ज करूं कि मैं पहले इलेक्ट्रॉन लेता हूं, उसे 2/3 पार्ट्स में तोड़ लेता हूं। 2/3 पार्ट्स में इलेक्ट्रॉन को तोड़ने का क्या मतलब है, 2/3 ऑफ ई, फिर 2/3 ई चार्ज दे रहा हूं उस बॉडी को, और फिर बाकी बचा हुआ 1/3 ई है, फिर वो चार्ज 1/3 ई दे रहा हूं, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। जो इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, ये जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है, इसे हम फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। मतलब इससे छोटे चार्ज का कोई स्कोप नहीं है फॉर द टाइम बीइंग इन 12th क्लास। 12वीं क्लास में इलेक्ट्रॉन से नीचे, इलेक्ट्रॉन से छोटे चार्ज का कोई स्कोप नहीं है, ठीक है ना। क्वांटाइजेशन बेसिकली क्वांटाइज्ड क्वांटिटी भी यही होती है जो डिस्क्रीट अलग अलग पार्ट्स में जो बटी हुई होती है, ठीक है। तो चार्ज भी जो होता है किसी बॉडी में वो भी तो अलग अलग, अगर हम उसे देखें ध्यान से एनालाइज करें तो अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो हम उससे जो इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं वो भी तो डिस्क्रीट क्वांटिटी में निकाल रहे हैं ना। एक इलेक्ट्रॉन निकाला, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, तीसरा, तो बेसिकली डिस्क्रीट क्वांटिटीज में निकाल रहे हैं, ठीक है। अलग अलग है वो सारे, ठीक है। तो जो डिस्क्रीट क्वांटिटीज होती हैं बेसिकली उन्हीं को हम कहते हैं क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, ठीक है। इसीलिए हम इसे कह रहे हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अब ये n क्या है, n जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम बॉडी को दे रहे हैं, तो यहाँ पे मान लो अगर मैं 200 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा हूं किसी बॉडी को, तो मैं यहाँ 200 लिख सकता हूँ, 200 इंटू ई, ठीक है। अब ये n की वैल्यू, जो ये n की वैल्यू है, ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, ठीक है। ये कोई इंटीजर होगी, या तो n की वैल्यू एक पॉजिटिव इंटीजर होगी या एक नेगेटिव इंटीजर होगा, ठीक है। ये कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता, ठीक है ना। The charge on any object can be increased or decreased in steps of E only। ये बात मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि अगर किसी बॉडी में मुझे चार्ज इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो मैं उसे E के स्टेप्स में इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है ना। अगर कोई बॉडी, किसी बॉडी को मुझे पॉजिटिवली चार्ज करना है तो मैं उससे इलेक्ट्रॉन्स निकालूंगा तो मैं उसे ई के फॉर्म में निकालूंगा। पहले एक ई निकाला, दूसरा ई निकाला, तीसरा ई निकाला, डिस्क्रीट फॉर्म में निकालूंगा, ठीक है। अब मैं ऐसे नहीं करूंगा कि अगर मुझे किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो मैं पहले उस बॉडी से 2/3 ई निकाल रहा हूं, फिर 1/3 ई निकाल रहा हूं, या अगर मेरा मन करे तो मैं पहले 2/5 ई निकाल रहा हूं, फिर 3/5 ई निकाल रहा हूं, बाकी बचा हुआ। ऐसा नहीं कर सकता मैं अगर चार्ज दूंगा किसी बॉडी को तो ई में ही दूंगा, और अगर चार्ज निकालूंगा उस बॉडी से तो वो मैं ई में ही निकालूंगा, ठीक है ना। तो यही होता है डिस्क्रीट क्वांटिटी या क्वांटाइज्ड क्वांटिटी का मतलब, ठीक है।
तो यहाँ ये पॉइंट हमने खत्म कर लिया। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आशा करता हूँ आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लिया होगा, क्योंकि मैं इसे रफ करने वाला हूँ। ठीक है भाई लोगों, तो रफ करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज समझ लेते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब है? वैसे तो प्रैक्टिकल सिचुएशंस में आइसोलेटेड सिस्टम पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक बार को अगर हम थोड़ा सोच के देखें तो हम पूरे यूनिवर्स को एक आइसोलेटेड सिस्टम मान सकते हैं। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब है? जहां से ना तो एनर्जी बाहर निकले, ना एनर्जी उसके अंदर आए। ठीक है, ना उस पर्टिकुलर सिस्टम से कोई मास बाहर निकले, ना उससे मास कोई अंदर आए। ठीक है, तो अगर मैं एक बार को इमेजिन करूं तो ये पूरा यूनिवर्स है वो एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई यूनिवर्स के बाद तो कुछ नहीं है ना, यूनिवर्स के बाहर क्या कुछ है? मतलब अगर सोच के देखें तो हम नहीं है, कुछ भी नहीं है शायद। ठीक है, तो हम एज्यूम कर सकते हैं ऑलमोस्ट, मतलब 70% ये बात सही हो सकती है मे बी, कि ये पूरा यूनिवर्स है, इसको हम एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हालांकि प्रैक्टिकल सिचुएशंस में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम मन में मन गढ़न कहानी एक बना लेते हैं। हमने, चलो यहां पे मैंने एक डिब्बा बना लिया। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूं आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, लिख लेना आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, अब मैंने यहां पे एक चार्ज रख दिया, मैंने एक यहां बॉडी रख दी जिसको मैंने दिया +Q1 चार्ज, या मैंने एक और बॉडी रख दी, या मैंने इसको दे दिया +Q2 चार्ज। ठीक है, तो अब मैं इसका चार्ज, इस बॉडी का चार्ज Q1 इस बॉडी में डाल सकता हूं, और इस बॉडी का चार्ज Q2 इसमें डाल सकता हूं। कुछ फ्रैक्शन ऑफ चार्ज Q2 का वो मैं इसमें डाल सकता हूं, कुछ फ्रैक्शन ऑफ चार्ज Q1 का वो मैं इस बॉडी में डाल सकता हूं, लेकिन मैं ये जो चार्ज है इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। और मैं इस पूरे आइसोलेटेड सिस्टम से इन चार्जेस को, ठीक है, मतलब ये जो बॉडी 1 है ये और जो बॉडी 2 है, इनका मैं कोई भी फ्रैक्शन ऑफ चार्ज इस पूरे आइसोलेटेड सिस्टम से बाहर भी नहीं निकाल सकता। ठीक है ना, ऐसा भी है। तो यही है बेसिकली, सिंपल सी बात थी। ठीक है, तो चलो खत्म करते हैं अब हम यहाँ पे।